नए टॉपिक अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका स्वागत है। आज हम अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज a technique concerned with the studying of interaction of electromagnetic radiation with matter in order to determine the structure of compound। इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन तथा कंपाउंड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। इस इंटरेक्शन से अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन से हमें दो तरह का स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा हमें प्राप्त होता है इमेजन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब प्राप्त होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और इस एब्जॉर्प्शन से कंपाउंड मैटर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। सेकेंड लेते हैं इमेजन स्पेक्ट्रा। इमेजन स्पेक्ट्रा कब प्राप्त होता है? जब सैंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उत्सर्जन करता है। इसके द्वारा सैंपल उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल के साथ इंटरेक्शन करती है, तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी है, हम सबको अच्छे से पता है, जिसको एनर्जी हम E इक्वल टू एच म्यू के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एच म्यू की जगह 1/c/λ लिखेंगे तो एक नया फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है और 1/λ बराबर म्यू बार होता है, जिससे हमें एक और नया फॉर्मूला मिलेगा E इक्वल टू एच म्यू एच सी म्यू बार। यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, म्यू फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, सी वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट करती है, म्यू बार वेव नंबर को और लैम्डा वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया, एक चित्र है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की तरफ जाते जाते हैं तो वेव लेंथ बढ़ता जाता है, अर्थात -10⁻⁻16 से 10⁸ मीटर, और इसी तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वेव नंबर फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है, अर्थात एनर्जी कम होती जाती है। अर्थात एनर्जी ज्यादा होगी वो उसकी वेवलेंथ कम होगी। यहाँ पे सबसे पहले जो रेडिएशन होती है वो गामा रेडिएशन है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी की होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। उसके बाद एक्स रेज, जिसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है और धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। इसके बाद में यूवी आती है, जिसकी एनर्जी 10⁻⁸ से स्टार्ट होती है, जो कि मीटर में वेवलेंथ। इसके बाद में यूवी, जिसके द्वारा हम सब देखते हैं, उससे कम आईआर, उससे कम एनर्जी माइक्रोवेव, उससे कम एनर्जी रेडियो वेव और सबसे कम एनर्जी होती है लॉन्ग रेडियो वेव। अर्थात सबसे ज्यादा एनर्जी हो गई गामा रेज और सबसे कम एनर्जी लॉन्गर रेडियो वेव्स। ये सब एनर्जी है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार अर्थात सैंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझ लिया। अब सैंपल की प्रकृति, सैंपल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सैंपल के उत्तेजना के आधार पर स्पेक्ट्रोस्कोपी को दो हिस्सों में बांटा गया है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेंज इन एनर्जी टेक प्लस एट एटॉमिक लेवल, अर्थात एटॉमिक लेवल पे एनर्जी में परिवर्तन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लेम फोटोमेट्री। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब अगर ऊर्जा में परिवर्तन मॉलिक्यूल लेवल पे होता है तो उसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलरोमेट्री, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी।
अब लेते हैं हम अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें 200 nm वेवलेंथ से कम वाला वैक्यूम यूवी कहलाता है, 200 से 400 nm के मध्य यूवी कहलाता है, और 400 से 800 nm के मध्य विजिबल रीजन कहलाता है। ये रीजन हमें अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना है। अब अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, इससे क्या है, कंपाउंड यूवी रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये यूवी के कौन से वेवलेंथ का हिस्से को लाइट के एब्जॉर्ब करेगा, यह उस कंपाउंड की प्रकृति पे निर्भर करता है, उस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पे निर्भर करता है, अर्थात यह उस कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यूवी का मुख्य क्या फायदा है, यूवी से हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। यूवी से हम कंपाउंड की कॉन्जुगेशन की जानकारी प्राप्त होती है, साथ उसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है आसानी से पता चल जाएगा, साथ ही होमो एन्युलर और हेटेरो एन्युलर नेचर के बारे में पता चलता है। इस एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो साइंटिस्ट बियर और लैम्बर्ट ने लॉ दिया, जिसे हम बियर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या बताता है, बियर लैम्बर्ट लॉ ने बताया, पहले सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। एक सेल है जिसकी मोटाई x है, इसमें c मोल पर लीटर का एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन भरा है। I0 एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर डालते हैं, जो एब्जॉर्प्शन के बाद में I के रूप में बाहर निकलती है। अब जो इस इंटेंसिटी लाइट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में जो कमी आती है किसके साथ, मीडियम या सॉल्यूशन की मोटाई के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट और कंसंट्रेशन के साथ। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म -di/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी में कमी सॉल्यूशन की मोटाई के साथ। I यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, C कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, X थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। फॉर्मूला ये है हमारा। अब इसमें प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो फॉर्मूला होगा di/dx इक्वल टू KIC। यहाँ पे K यह कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, I को लेफ्ट की साइड की तरफ लेके जाएंगे तो -I/di इक्वल टू KC/dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I 0 से I तक, और इसका करेंगे x 0 से x तक, हमें नया फॉर्मूला प्राप्त होगा -ln I/I0 इक्वल टू KCx। अब माइनस साइन को रिमूव कर सकते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, ln I0/I इक्वल टू KCx। प्राकृतिक लॉग को रिमूव करेंगे तो log I0I इक्वल टू K/2.303 CX। यहाँ पे ये वाला हिस्सा कांस्टेंट है, इसकी जगह हम ई लिखते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्बेंस को। तो हमारा नया फॉर्मूला होगा A इक्वल टू ECX। यह मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, बियर लैम्बर्ट लॉ की, जहाँ पे A एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है, E यहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एक्सपेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिलिटी इन लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, X लेंथ ऑफ सेल या थिकनेस ऑफ मीडियम इन सेंटीमीटर, C कंसंट्रेशन मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वर्ड है के बाद में ट्रांसमिटेंस, जो हमें पता है एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला है A इक्वल टू log 1/T, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं A इक्वल टू -log T, तो यहाँ पे T है ट्रांसमिटेंस, जो कि इक्वल है I/I0। और अगर हम ट्रांसमिटेंस को परसेंटेज के रूप में रखेंगे तो
फॉर्मूला बनता है परसेंट टी इक्वल टू 100t, दोनों सेम है। और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंट टी अपॉन 100। अब ये टी की वैल्यू हमें इक्वेशन 3 में पुट करनी है। इक्वेशन 3 क्या है हमारी, a इक्वल टू log 1 अपॉन टी। तो टी की जगह हम लिखेंगे परसेंट टी अपॉन 100, तो फॉर्मूला बनेगा a इक्वल टू log 100 अपॉन परसेंट टी। फॉर्मूला और मॉडिफाई होगा, a इक्वल टू log 100 माइनस log परसेंट टी। log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो a इक्वल टू 2 माइनस log परसेंट टी। अब अगर आप हमारे पास में परसेंट ट्रांसमिटेंस डाटा अवेलेबल है तो हम आसानी से एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 हमारी ये है, अगर थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर हमने ले ली, अगर x बराबर 1 सेंटीमीटर ले ली तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। अगर मीडियम की थिकनेस आपने फिक्स कर दी और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप बार बार चेंज कर रहे हैं तो अब्जॉर्बेंस की मात्रा भी चेंज होती जाती है। अर्थात जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे एब्जॉर्बेंस बढ़ता जाता है, और अधिकतम कंसंट्रेशन के बाद में एब्जॉर्बेंस अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाता है। अंडर आइडियल कंडीशन एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जो हमें इस ग्राफ के द्वारा पता चलता है। एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिटी या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसे ई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन आपने 1 सेंटीमीटर ले ली और कंसंट्रेशन भी आपने 1 मोल पर लीटर ले ली, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। अर्थात हमारा मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस के। यहाँ पर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बिकम द इक्वल टू द एब्जॉर्प्शन व्हेन द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इन 1 सेंटीमीटर एंड एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन ऑफ इज 1 मोल पर लीटर। अर्थात अगर 1 सेंटीमीटर मोटी थिकनेस वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर कर दी जाए तो उसकी एब्जॉर्बेंस मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बराबर प्राप्त होती है। इसके द्वारा हम इस कोफिशिएंट की कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, graph plotted between the wavelength and absorbance is called as UV spectrum of compound. It means अगर किसी कंपाउंड की एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो उसे यूवी स्पेक्ट्रा कहते हैं। सामने एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें एक मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस पॉइंट दिखाई दे रहा है। इस मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस बैंड एट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज रिप्रेजेंट बाय मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अर्थात अधिकतम एब्जॉर्बेंस पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड की मैक्सिमा होती है उसे मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ई मैक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से संबंधित वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहते हैं। अर्थात मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस से संबंधित जो वेवलेंथ होती है उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। यह कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात कंपाउंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके द्वारा हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, after interaction and absorption of UV light by the conjugated organic compound or molecule, electronic transition are occur from one electronic energy level to another electronic energy level in the molecule। अर्थात UV लाइट एब्जॉर्ब करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में स्थानांतरित होते हैं। यह स्थानांतरण उसमें कंपाउंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नेचर के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात कंपाउंड में किस तरह के इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन
संभव होता है। तो किसी भी कार्बनिक पदार्थ में 3 तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। सबसे पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा बॉन्ड में पाए जाते हैं, ये सभी सैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड में पाए जाते हैं, जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें सब में ये पाए जाते हैं, अर्थात ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाए जाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन्स तथा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो 4 तरीके से संभव होता है। पहला है सिग्मा बॉन्ड से एंटी सिग्मा बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से नॉन बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड, इसी तरीके से पाई से एंटी पाई, नॉन बॉन्डिंग से एंटी पाई ऑर्बिटल। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाया गया है जो एनर्जी और ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में बता रहा है। सबसे कम एनर्जी होती है बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, फिर एंटी बॉन्डिंग पाई और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से एंटी सिग्मा स्टार में ट्रांसफर होता है तो ये कहलाता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जब नौ पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो पाई टू पाई स्टार। इसी तरीके से नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा में जाता है तो एन टू सिग्मा स्टार। इसी तरीके से नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग पाई में जाता है तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहलाता है। 1 बाय 1 एक एक को देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, एक कंपाउंड है जिसमें सभी के सारे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यूवी एब्जॉर्ब करता है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा और यहाँ पे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा, अर्थात एक्साइटेड स्टेट में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से भी कम होगा। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू करस्पॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यह भी डिस्कस हुआ। दिस ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड, ये हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड में ही पाया जाता है। लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को मूव करना, अर्थात इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन द फार यूवी रीजन, अर्थात ये वैक्यूम यूवी में, अर्थात 200 से कम में एब्जॉर्ब, 200 nm से बिलो में एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल मेथेन में सिग्मा से सिग्मा स्टार 125 nm पे पाया जाता है, इसीलिए एथेन में सिग्मा से सिग्मा स्टार एट 135 nm में पाया जाता है। दिस रीजन इज लेस इंफॉर्मेटिव, अर्थात इस तरीके जो प्राप्त होते हैं बैंड सिग्मा से सिग्मा स्टार का, वह हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी जानकारी नहीं देते हैं। दूसरा ट्रांजिशन लेते हैं एन टू सिग्मा स्टार। एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू करस्पॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहाँ पे एक कंपाउंड दिखाया गया है जिसमें एक ऐसा ग्रुप, एक समूह एक जुड़ा हुआ है जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक्स यहाँ पे लगा हुआ है। जब इसको यूवी लाइट में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके सिग्मा स्टार में चला जाता है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सच ए सैचुरेटेड कंपाउंड विच हैव एटम विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अर्थात ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखने वाले ग्रुप भी पाए जाते हैं, उनमें इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाया जाता है। इन
इस तरह के ट्रांजिशन के लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यूजुअली बॉन्डेड रहते हैं, वो आसानी से ट्रांजिशन कर सकते हैं, इसलिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन द यूवी रीजन, और जो हमें कहाँ प्राप्त होता है, यूवी क्षेत्र में प्राप्त होता है। दिस ट्रांजिशन इज वेरी सेंसिटिव टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह हाइड्रोजन बॉन्ड की व्याख्या करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शिफ्ट द यूवी एब्जॉर्प्शन टू शॉर्टर वेवलेंथ, अर्थात हाइड्रोजन अगर बॉन्डिंग हो जाती है, जो ग्रुप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखता है और उस कंपाउंड में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। स्मॉल साइज ऑफ हेलोजन शिफ्ट द यूवी एब्जॉर्प्शन टू शॉर्टर वेवलेंथ, और इसी तरीके से हेलोजन में कंपैरिजन करें तो FClBrI, तो जो छोटे साइज का हेलोजन है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, वह भी यूवी स्पेक्ट्रा को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड और आयोडाइड के बीच में कंपैरिजन है, दोनों मेथिल मेथिल समूह के साथ है, तो आयोडाइड का साइज बड़ा होता है, क्लोराइड का साइज छोटा होता है। तो जो N2 सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन होता है, वो क्लोराइड के रेस्पेक्ट में 172 to 175 nm के होता है, और आयोडीन में ये 258 nm की तरफ होता है। फिर लेते हैं पाई टू पाई स्टार। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। जब इस तरह के कंपाउंड को यूवी लाइट में रखा जाता है तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सच अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाया जाता है। जो less energy required for the this transition than N2 sigma star, अर्थात जो इससे ठीक पहले हमने पढ़ा है N2 sigma star, उससे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन द यूवी स्पेक्ट्रा, यूवी रीजन में हमें ये प्राप्त होता है। एग्जाम्पल एथाइलिन, इसमें पाई टू पाई स्टार के लिए लैम्डा मैक्स 180 nm प्राप्त होता है। नेक्स्ट लेते हैं नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग। जो डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों पाए जा रहे हैं ऐसे कंपाउंड में। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू करस्पॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दिस transition is observed in such a unsaturated compound which have atom with नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये उन कंपाउंड में पाया जाता है जिनमें पाई बॉन्ड भी हो और ऐसा ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो कॉन्जुगेशन में जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। द लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन देन ऑल ट्रांजिशन। इससे पहले जितने भी ट्रांजिशन हमने पढ़े, सिग्मा से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, इन सब से कम एनर्जी इसके लिए आवश्यक होती है। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन द लॉन्गर वेव लेंथ रीजन, अर्थात यह उच्चतम अधिकतम यूवी की रीजन में पाया जाता है, अर्थात उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे वेवलेंथ अधिकतम होगी, अर्थात इसके ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल ग्रुप शो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार बैंड एट 279 nm। आइडेंटिफाई द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो। यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं जिनमें आप संभावित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जानकारी प्राप्त करनी है हमें, मतलब इस कंपाउंड में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है। जैसे CH4 में
सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा है, इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाएगा। इसी तरह एथेन में भी सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार पाया जाएगा। यहाँ पे मेथॉक्सी मेथेन में सिग्मा बॉन्ड है सारे के साथ ही ऑक्सीजन के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें दो तरह का ट्रांजिशन संभव है, सिग्मा से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। एथेनॉल में वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, साथ में ऑक्सीजन है जिसमें नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव है, सिग्मा से सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग एन टू सिग्मा स्टार। एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड भी है, इसमें संभावित दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। तो लेते बेंजीन, बेंजीन में भी सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें से दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की संभावना है, सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार। तो लेते हैं एसिटाइलडिहाइड CH3CHO, इसमें तीन तरह के इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें तीन तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की संभावना है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। फिर देते रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अर्थात किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अधिकतम एनर्जी की आवश्यकता है, किसमें कम। एक ऑर्डर है, सिग्मा से सिग्मा स्टार अधिकतम ऊर्जा, फिर एन से सिग्मा स्टार उससे कम, पाई से पाई स्टार उससे कम और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार उससे कम। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अमाउंट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को सिमेट्रिक अलाउड और सिमेट्रिक फॉरबिडन बताया गया है, इसमें Emax की मात्रा मान 10 की पावर 4 से ज्यादा होगा तो वह सिमेट्रिक अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगा, जिससे जैसे कि सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार। इसी तरह से Imax का मान 100 से कम है तो वो सिमेट्रिक फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाएगा, जो कि एग्जाम्पल इसके नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। अब हम संक्षिप्त में देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में चार तरह के पढ़े, सिग्मा से सिग्मा स्टार जिसके लिए सर्वाधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो लोअर वेवलेंथ पर होता है, यह वैक्यूम यूवी रीजन में ऑब्जर्व करता है, स्टैंडर्ड सैचुरेटेड कंपाउंड में संभव है। N2 सिग्मा स्टार, लेस एनर्जी देन सिग्मा से सिग्मा स्टार, लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी रीजन, सैचुरेटेड कंपाउंड विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, अर्थात ऐसे कंपाउंड जो सैचुरेटेड है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखने वाले ग्रुप भी रखता है। पाई से पाई स्टार, लेस एनर्जी देन नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, यूवी रीजन में होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है। N2 पाई स्टार, लोएस्ट एनर्जी देन ऑल अबाउ ट्रांजिशन, सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है जो यूवी रीजन में संभव है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इस तरह का ट्रांजिशन शो करते हैं। क्रोमोफोर, क्रोमोफोर हमें यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन के बारे में बताती है। ऑक्सोक्रोम जो कि क्रोमोफोर के एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के बारे में बताएगा। मेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट जो हमें लैम्डा मैक्स के इंक्रीज होने के बारे में बताएगा। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जिसे कि ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, जो हमें लैम्डा मैक्स के डिक्रीज होने के बारे में बताएगा। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जो कि इंटेंसिटी या Emax के इंक्रीज होने के बारे में हमें बताएगा। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो लैम्डा मैक्स के ऊपर के साथ पाए जाने वाले हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो हमें Emax के डिक्रीज होने के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रोमोफोर के साथ। क्रोमोफोर एक अनसैचुरेटेड ऐसा ग्रुप होता है कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाला, जो कि यूवी और विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि ये ग्रुप अनसैचुरेटेड होता है इसलिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाना
मस्ट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट पाए जाएंगे, और यह उस कंपाउंड के कलर के लिए कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। कुछ एग्जांपल्स, सी डबल बॉन्ड सी, एन NO2 CN NO, ये सारे के सारे एग्जांपल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, अर्थात इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होता ही है। क्रोम 4 के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल है एथीन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसमें पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाया जाएगा, जो कि लैम्डा मैक्स 171 nm पर आता है। ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल 1 हेक्साइन, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसमें भी पाई टू पाई स्टार 180 nm पर पाया जाएगा ट्रांजिशन। CO का एग्जांपल एथेनॉल, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसमें दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। एन से पाई स्टार जो कि 290 nm पे आएगा, पाई से पाई स्टार जो कि 180 nm पर आएगा। इसी तरीके से NO, दूसरा एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोमेथेन, इसमें भी दो तरह के इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी दो होगा। N2 पाई स्टार जो कि 275 nm पे आएगा, पाई से पाई स्टार जो कि 200 nm पर आता है। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम एक ऐसा ग्रुप होता है कंपाउंड के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, और यह क्रोमोफोर की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है, इसलिए इसे कलर इनहेंसिंग ग्रुप भी कहते हैं। यह इफेक्टिव तब रहेगा जब यह क्रोमोफोर के साथ में कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ होगा, अगर यह कॉन्जुगेशन से नहीं जुड़ा हुआ होगा तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये करता क्या है, यह अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्रोमोफोर ग्रुप में शेयर करके क्रोमोफोर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल रखे हैं हम, NH2, OH, OR, COOH और NH, इन सभी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, इन पे सब पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे जो सेंटर में रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दी गई है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, और यह इस कंपाउंड के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको क्रोमोफोर कहा गया है। इस ग्रुप से कॉन्जुगेशन में OR और NH2 दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन दोनों ग्रुप पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि क्रोमोफोर की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को एनहेंस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसमें रेजोनेंस के द्वारा सिस्टम में क्रोमोफोर में एंटर करेंगे, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। इन ग्रुप्स को ऑक्सोक्रोम कहते हैं। दो ग्रुप अलग से और दिखाए गए अलग कलर से, OH और NH2, जिन्हें ऑक्सोक्रोम नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इनको ऑक्सोक्रोम नहीं कहा गया, क्योंकि यह कॉन्जुगेशन में नहीं पाया जाता, क्रोमोफोर के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए इन्हें ऑक्सोक्रोम नहीं कहेंगे। इसे और एग्जांपल से कंपेयर करके देखते हैं। बेंजीन का लैम्डा मैक्स 255 nm पर आता है। अब इस बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये फिनोल होगा और इसका लैम्डा मैक्स 270 nm होगा, अर्थात OH ग्रुप जुड़ने से इसकी लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यह कॉन्जुगेशन में है और इसके पाए जाने वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के द्वारा इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। इसी तरीके से एनिलीन, अगर OH की जगह NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसका लैम्डा मैक्स 280 nm प्राप्त होता है, और यह OH से ज्यादा लैम्डा मैक्स रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि NH2 में और OH में O और H की O और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन का जो बेंजीन रिंग में ट्रांसफर है वो बहुत ही आसानी से होता है एज कंपेयर टू OH। शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड एंड इंटेंसिटी ऑफ द बैंड, और बैंड जो हमें प्राप्त होता है, एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है लैम्डा मैक्स
और ईमैक्स, इसके शिफ्ट के आधार पर ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी होगी, बेथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट तो ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। जब वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए, अब जो बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे, और अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है तो उसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। Some oxochrome group increase or decrease the intensity of obstruction maxima। Emax को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। इस आधार पर इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। अगर Emax डिक्रीज इंक्रीज होता है, Emax इंक्रीज होता है तो इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे, और Emax अगर डिक्रीज होता है तो इसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे ग्राफ से द्वारा इसको और समझते हैं। एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ के मध्य ग्राफ है। यहाँ पे ये ई मैक्स को लैम्डा मैक्स को रिप्रेजेंट करता है और ई मैक्स को रिप्रेजेंट करता है। इधर से ई मैक्स होगा और ये लैम्डा मैक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यह इस साइड में शिफ्ट होता है तो इसको रेड शिफ्ट कहेंगे, अर्थात लैम्डा मैक्स अगर बढ़ जाता है तो रेड शिफ्ट होगा, और लैम्डा मैक्स अगर क्या होता है, कम होता है, तो यह ब्लू शिफ्ट होगा। अगर ई मैक्स बढ़ता है तो यह हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा, और ई मैक्स अगर कम होता है तो यह हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट, अगर लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो रेड शिफ्ट कहते हैं। ये दो कारण हैं, एक तो ऑक्सोक्रोम, दूसरा चेंज इन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऑक्सोक्रोम कॉन्जुगेशन में है तो ऑटोमेटिक, हमने पहले देखा कि ऑटोमेटिक वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट हो जाता है। दूसरा इसका कारण है कि पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर हम चेंज कर दें तो भी लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं हम, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में द कार्बोनिल कंपाउंड में अगर सोलवेंट पोलरिटी ऑफ सोलवेंट इज डिक्रीज, अगर पोलरिटी ऑफ डिक्रीज कर दी जाए तो वह बेथोक्रोमिक शिफ्ट व्यक्त करता है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, अगर लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो इसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। इसके भी दो कारण हैं। अगर ऑक्सोक्रोम कंपाउंड में लगा है और उसको अगर कॉन्जुगेशन रिमूव कर दिया जाए तो उस ऑटोमेटिक ब्लू शिफ्ट को अभिव्यक्त करेगा। दूसरा, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट भी चेंज कर दिया जाए तो भी यह ब्लू शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। पहले वाले एग्जाम्पल में अगर पोलरिटी डिक्रीज कर दी जाए तो रेड शिफ्ट अभिव्यक्त करेगा, और इसी में अगर पोलरिटी इंक्रीज कर दी जाए तो यह हमें ब्लू शिफ्ट को अभिव्यक्त करेगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एनिलीन को अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर रखा जाता है और उसका लैम्डा मैक्स लिया जाता है, और एक एसिडिक सॉल्यूशन एनिलीन का अगर लैम्डा मैक्स लिया जाता है, तो दोनों के लैम्डा मैक्स में हमें प्राप्त होता है कि लैम्डा मैक्स एनिलीन का अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट अर्थात एन हेक्सेन में लिया जाता है तो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। हाँ, जैसे ही हमने सॉल्वेंट चेंज किया, एन हेक्सेन की जगह एसिड ले लिया, तो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, अगर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ई मैक्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो यह हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। तो भी वही कारण ऑक्सोक्रोम, कि अगर ऑक्सोक्रोम डाल दिया जाए किसी कंपाउंड में क्रोमोफोर के साथ कॉन्जुगेशन के साथ में, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट प्राप्त होती है। तो अभी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक pyridine है और दूसरा 2 मेथिल pyridine। यहाँ पे pyridine का 2750 के ऊपर हमें ई मैक्स प्राप्त होता है, और जैसे मेथिल ग्रुप इसमें ऐड किया जाता है तो यह 3560 पे ई में प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण, इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इसमें लैम्डा मैक्स भी बढ़ेगा और साथ में ई भी बढ़ता है, जो कि हमें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के बारे में समझा।
हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में अगर इंटेंसिटी ऑफ एक्सोशन मैक्सिमा क्या हो, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, Emax क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये कहलाएगी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। का मुख्य कारण ग्रुप विच डिस्टोर्टेड इन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर कुछ ग्रुप जुड़ जाए जो ज्योमेट्री को डिस्टोर्टेड कर दे तो ये हमें Emax कम हो जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। नेफ्थलीन जो 19,000 पे हमें प्राप्त होती है Emax, और अगर इसमें CH3 ग्रुप जोड़ दिया जाए तो हमें 10,250 पे प्राप्त होती है। समरी तो हमने क्या पढ़ा, हमने 6 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा क्रोमोफोर, जो हमें यह बताता है कि कार्बनिक पदार्थ में एक ऐसा अनसैचुरेटेड ग्रुप है जो कि यूवी और विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होता है। ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम एक ऐसा अनसैचुरेटेड लोन पेयर युक्त ग्रुप होता है जो कि क्रोमोफोर के कॉन्जुगेशन के साथ जुड़ा होता है और यह क्रोमोफोर की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जब लैम्डा मैक्स क्या हो, इंक्रीज हो जाता है, तो ये हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट को या रेड शिफ्ट बताता है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जब लैम्डा मैक्स क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, किसी ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाता है, सॉल्वेंट चेंज करने पर डिक्रीज हो जाता है, तो ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट के बारे में हमें बताता है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जब Emax इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए किसी भी तरीके से, अगर Emax बढ़ जाए फंक्शनल ग्रुप ऐड करने को Emax, तो वो हमें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। और अगर किसी भी तरीके से Emax क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो ये हमें हाइपोक्रोमिक के बारे में बताता है। दो कारक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को प्रभावित करते हैं, तो वन बाई वन स्टडी करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सॉल्वेंट काम में लिया जाता है वह, उसको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे जनरली 95% एथिल अल्कोहल और H2O एंड हेक्सेन सॉल्वेंट काम में लिए जाते हैं, जहाँ पे एथिल अल्कोहल और H2O पोलर सॉल्वेंट है और हेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कंपाउंड स्टडी किए जाते हैं उनको भी हम पोलरिटी के आधार पर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर कंपाउंड कौन से हुए, जैसे डाइन, जितने भी डाइन्स अपन स्पेक्ट्रा लेते हैं यूवी में अंदर, सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हो गए। और पोलर कंपाउंड्स जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गए पोलर कंपाउंड्स। यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है पोलर कंपाउंड पर और नॉन पोलर कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा लेने पर। तो सबसे पहले लेते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड का अगर यूवी स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो उसके ऊपर चाहे सॉल्वेंट पोलर लिया जाए या नॉन पोलर लिया जाए, उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, नॉन पोलर कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर किसी भी तरह की सॉल्वेंट की नेचर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका जो स्पेक्ट्रा है, जो जिस पोजीशन पे आना है वो उसी पे हमें प्राप्त होता है, चाहे पोलरिटी हमें चेंज कर दें। अब लेते हैं पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड पे सॉल्वेंट की पोलरिटी का इफेक्ट पड़ता है, क्या कैसे, जैसे इट इज हैज बीन ऑब्जर्व दैट पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम फॉर the polar compound is usually shift with the change the polarity of the solvent। मतलब पोजीशन, यूवी स्पेक्ट्रा की पोजीशन और उसकी इंटेंसिटी परिवर्तित हो जाती है अगर सॉल्वेंट की पोलरिटी हम क्या कर दें, बदल दें। तो इसको वन समझते हैं किस तरीके से चेंज होती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चार तरीके से हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। कौन कौन से पढ़े, देखिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, एन से पाई स्टार, ये चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़े हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसी कंपाउंड में होते हैं और अगर उसकी सॉल्वेंट चेंज कर दिया जाए तो इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है वो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें पोलरिटी
जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी पोलरिटी के बारे में हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा पोलर जो ऑर्बिटल होता है वो होता है एन, तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है वो सबसे ज्यादा पोलर होता है, और उससे कम होता है पाई स्टार। पाई स्टार उससे कम पोलर होता है, और सबसे कम पाई होता है। जो सबसे कम पोलर पाई होता है, और उससे कम सिग्मा होता है, और सिग्मा स्टार ये सब लेस पोलर होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर सोलवेंट की पोलरिटी बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में देखिए, नॉन इनिशियल में हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है। नॉन पोलर सॉल्वेंट की स्थिति में पाई से पाई स्टार के मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है वो इस डायग्राम से हमें दिखाई दे रहा है। अब हम अगर इसी का स्पेक्ट्रा पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं तो क्या होगा। पोलर सॉल्वेंट इन ऑर्बिटल में से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट उससे करेगा जो में सबसे ज्यादा पोलर होगा। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल हैं, पाई स्टार और पाई। इन दोनों में से ज्यादा पोलर हमें पता है कौन सा है, पाई स्टार। तो जो पोलर सॉल्वेंट है पाई स्टार से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा और उसको ऑर्बिटल को मोर स्टेबल कर देगा। तो यहाँ पे मोर स्टेबल करेगा तो इसकी एनर्जी क्या देखिए हमने पोलर सॉल्वेंट में नीचे की तरफ बनाई है। इसी तरीके से पाई ऑर्बिटल लेस पोलर होता है, तो इससे पोलर सॉल्वेंट कम इंटरेक्ट करेगा और इसकी एनर्जी भी कम स्टेबल करेगा। तो इसकी एनर्जी हमने इस तरीके से बनाई। अब यहाँ पे देखिए दोनों की एनर्जी में परिवर्तन को समझते हैं। यहाँ पे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हुई है, और यहाँ पे इसकी एनर्जी बहुत ही कम हुई है। यहाँ पे कम एनर्जी डाउन हुई है और यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी डाउन हुई है। तो यहाँ पे ऐसा होने पर यहाँ पे जो ऊर्जा अंतर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट में ऊर्जा अंतर क्या हो गया, अब कम हो गया। तो ऊर्जा अंतर कम हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो कि इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नॉन पोलर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है एज कम्पेयर टू पोलर सॉल्वेंट में। तो हमें पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो किधर शिफ्ट हो रही है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। यहाँ पे कम वेवलेंथ की आवश्यकता थी, अब लॉन्गर वेवलेंथ की आवश्यकता हो गई है। तो यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ग्राफ के अंदर। ग्राफ किसमें कहते हैं, एब्जॉर्प्शन और लैम्डा के मध्य खींचते हैं। ग्राफ में जो लैम्डा मैक्स हमें प्राप्त हो रहा था वो अब किसकी तरफ होगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेते हैं, नॉन पोलर टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हमें पता है एन क्या है, मोर पोलर है एज कंपेयर टू पाई स्टार। तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिफरेंस है वो हमें इस ग्राफ के द्वारा पता चल रहा है। क्योंकि एन ऑर्बिटल मोर पोलर है तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट इसको ज्यादा इंटरेक्ट करेगा और इसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा कम कर देगा। इसी तरीके से पाई स्टार भी के साथ भी पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेगा और इसकी भी एनर्जी को क्या, कम करेगा। परंतु एन ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू पाई स्टार ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ऊर्जा का अंतर बढ़ जाएगा क्योंकि एन ऑर्बिटल ज्यादा नीचे चला गया, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी का जो अंतर है नॉन पोलर में कम है और पोलर में ज्यादा हो गया। तो ये जिसके द्वारा हमें पता चल रहा है, और पोलर में ज्यादा होने के कारण इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो गई, अर्थात कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। अब जो ग्राफ लैम्डा मैक्स हमें प्राप्त हो रहा था नॉन पोलर में, वो पोलर में किधर शिफ्ट हो जाएगा, ब्लू की तरफ, अर्थात शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। तो इसको ब्लू शिफ्ट भी कहेंगे। ब्लू शिफ्ट यह अभिव्यक्त करता है पोलर सॉल्वेंट एन टू पाई स्टार में अगर पोलरिटी बढ़ा दी जाती है तो ये कैसा शो करेगा, ब्लू शिफ्ट अर्थात शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं।
n-हेक्सेन 279 nm पर प्राप्त होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और पोलर सॉल्वेंट में 264 nm पोलर सॉल्वेंट अर्थात वाटर में हमें प्राप्त होता है। तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ की। अब लेते हैं n2 सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। n2 सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर किस तरीके से पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट प्रभाव डालती है देखते हैं। सेम वही हमें पता है, ये इनिशियल स्टेट में नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एन और सिग्मा स्टार के मध्य ऊर्जा अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पोलर सॉल्वेंट काम में लेते हैं तो हमें पता है पोलर सॉल्वेंट नाइट्रोजन सॉरी एन ऑर्बिटल से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा क्योंकि ये पोलर होता है और इसकी एनर्जी को कम कर देगा। इसकी एनर्जी कम होगी तो यहाँ पे ऊर्जा अंतर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात नॉन पोलर में जो ऊर्जा अंतर था वो पोलर के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो इसके द्वारा में रिप्रेजेंट कर रहा है। और ज्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो यह शिफ्ट हो जाता है शॉर्टर वेव लेंथ की तरफ। तो अर्थात हम इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि n2 सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो बैंड लैम्डा मैक्स हमें प्राप्त होता है, जो बैंड प्राप्त होता है वह शॉर्टर वेव लेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसे हम इस चार्ट के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। अगर पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, तो इसे दो ग्रुप में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप में जितनी भी एक्साइटेशन स्टेट है अगर वो पोलर हो, एक्साइटेशन स्टेट क्या है, पोलर, ये लिखा हमने पोलर, ठीक है। अगर एक्साइटेशन स्टेट पोलर हो एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, अर्थात एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा पोलर हो इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल के, तो उसमें पोलरिटी बढ़ाने के साथ साथ लैम्डा मैक्स लॉन्गर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसे रेड शिफ्ट कहेंगे या बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। दूसरा ग्रुप में डिवाइड किया है, अगर ग्राउंड स्टेट मोर पोलर हो, ग्राउंड स्टेट मोर पोलर हो एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, अर्थात बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं कह के यहाँ पे कहेंगे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मोर पोलर होता है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे पोलरिटी बढ़ाने पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसे ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। अब देखते हैं कॉन्जुगेशन किस तरीके से इफेक्ट करता है। कॉन्जुगेशन बढ़ाने पर कंपाउंड में जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ाएंगे तो कॉन्जुगेशन बढ़ाने पर उसका एब्जॉर्प्शन पोजीशन अर्थात लैम्डा मैक्स और इंटेंसिटी दोनों ही क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, दोनों ही बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी पोजीशन भी इंक्रीज होगी और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन है, में लैम्डा मैक्स 217 nm पे प्राप्त हो रहा है और ई मैक्स हमें 21,000 पे प्राप्त हो रहा है। अगर इसमें एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बढ़ा दिया जाता है तो कंपाउंड हो जाएगा 135 हेक्साट्राइन। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स 254 254 nm पे और ई मैक्स 21,400 पे हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजें इंक्रीज हो गई, ये लैम्डा मैक्स भी इंक्रीज हो गया और ये वाली भी ई मैक्स भी इंक्रीज हो जाता है, अर्थात कॉन्जुगेशन से दोनों ही इंक्रीज होते हैं। में फ्लो चार्ट से समझते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाया जाएगा। अर्थात हम कॉन्जुगेशन बढ़ाते हैं तो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, में दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो इसमें लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है, अगर कॉन्जुगेशन बढ़ा दिया जाए तो क्या इंक्रीज होता है उसका, लैम्डा मैक्स। और हमें पता है लैम्डा मैक्स जब इंक्रीज होता है तो उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट, जिसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहा जाता है। इसी तरीके से उसमें ई मैक्स भी अर्थात इंटेंसिटी
भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अब अगर कॉन्जुगेशन बढ़ाते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। तो हमें पता है जब इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसको कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि सोलवेंट की पोलरिटी बढ़ाते हैं तो कंपाउंड की जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो चेंज हो जाती है। और साथ ही अगर कॉन्जुगेशन बढ़ाते हैं तो लैम्बडा मैक्स और इमैक्स दोनों ही इंक्रीज हो। यहाँ पे कैलकुलेशन से के लिए वुडवर्थ फाइजर ने एक रूल दिया था जिसे वुडवर्थ फाइजर रूल फॉर द कैलकुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन डाइन। और लैम्बडा मैक्स कैसे कैलकुलेट है, इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है। वैल्यू याद रखने के बाद में जब कोई एग्जांपल आता है तो उसको हम आराम से उसका लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम कौन सा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड 1,3 डाइन कैसा होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का होता है, ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड 1,3 डाइन। इसके लिए लैम्बडा मैक्स कितना याद रखना हमने को, 217। इसी तरीके से ए साइक्लिक 1,3,5 ट्राइन, जो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, ये वाले 1,3,5 ट्राइन के लिए वैल्यू याद रखनी है 245। होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन, अगर क्या हो, होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन हो, कैसी होती है होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन, ये वाले देखो, एक ही रिंग है, एक ही रिंग में क्या है, डाइन है। तो इसके लिए हमें याद रखना 253। हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन, अर्थात दो अलग अलग रिंग में हो, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, हेट्रो दो रिंग्स में अलग में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो, तो हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए 215 याद रखना है। एल्काइल सब्स्टिट्यूट और रिंग रेसिड्यू, इनके लिए प्रत्येक के लिए 5 एडिशन होगा, 5 का प्लस होगा। जैसे ये जो एग्जांपल लिया ये है डाइन है, अब इसमें रिंग रेसिड्यू और एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप, जैसे ये है एल्किल सब्स्टिट्यूट ग्रुप CH3 ग्रुप, रिंग रेसिड्यू 1, ये कॉन्जुगेटेड के साथ जुड़ा हुआ है, 2 और 3, अर्थात यहाँ पे 1 2 3 4 के लिए आएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ में हो तो उनके लिए +5 करना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अर्थात साइकिल के ठीक बाहर की तरफ डबल बॉन्ड हो, जैसे कि स्ट्रक्चर ये साइकिल है और ये है कि ठीक बाहर की तरफ अगर डबल बॉन्ड होता है, ये होना चाहिए कॉन्जुगेशन में, तो उसके लिए क्या आता है प्लस, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा +5। और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, अगर डबल बॉन्ड क्या हो, सिस्टम अपना क्या है, डाइन का है, और एक और डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए प्रत्येक एक एडिशनल डबल बॉन्ड के लिए 30 आएगा। जैसे ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ली गई है, ये डाइन है और इसमें कॉन्जुगेशन पे एक डबल बॉन्ड और आ गया, तो इसके लिए इस डबल बॉन्ड के लिए +30 और करेंगे। अगर ओ आर ग्रुप कॉन्जुगेशन में हो तो +6 करने हैं, एस आर ग्रुप अगर कॉन्जुगेशन में हो तो 30 करना है, एन आर ग्रुप कॉन्जुगेशन में हो तो 60 करना है, सी एल वी आर ग्रुप हो तो 5 करना है। और अगर बाईसाइक्लिक सिस्टम हो, जैसे कि ये है, ये बाईसाइक्लिक सिस्टम कहलाता है। अगर ये कॉन्जुगेशन में हो, सिस्टम के हो, बाईसाइक्लिक सिस्टम के लिए +15 हमें करना है। तो ये जो वैल्यू लैम्डा मैक्स की है हमें याद रखनी है। इन वैल्यूज को याद रखने के बाद में जब भी कोई एग्जांपल आएगा तो उसमें ये वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। हमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले वो ए साइक्लिक है या एनुलर है। ए साइक्लिक है तो दो सिस्टम हो गए, ए साइक्लिक 1,3 होगा तो उसके लिए 217 होगा, 1,3,5 ट्राइन होगा तो उसको 245 होगा। और अगर मान लीजिए एनुलर है तो उसको भी दो हिस्सों में याद रखना है। अगर होमो एनुलर है तो 253, और हेट्रो एनुलर डाइन है तो 215। एल्किल सब्स्टिट्यूट और रिंग रेसिड्यू के लिए प्रत्येक के लिए +5 होगा, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी +5 होगा। और अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग हो कंजुगेशन के साथ में तो उसके लिए 30 होगा। और ओ आर के लिए 6, एस आर के लिए 30, एन आर के लिए 60, सी एल बी आर के लिए 5।
और बाईसाइक्लिक सिस्टम हो जैसे कि दिखाया गया है, तो 15 हम प्लस करेंगे। इस तरीके से हम इन वैल्यूज के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अर्थात यहाँ पे ये हो गया बेस स्ट्रक्चर जो क्या है यहाँ पे ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन। अब ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन की बेस वैल्यू क्या है 217, ये आ गया 2, ठीक है 217। अब यहाँ पे रिंग रेशियो, यहाँ पे देखो एक ये वाला हिस्सा, एक वाला हिस्सा 2 है, प्रत्येक के लिए क्या लेते हैं अपन 5, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। और यहाँ पे एल्किल ग्रुप, ये वाला ग्रुप क्या है एल्किल ग्रुप, इसके लिए भी क्या लेते हैं, एक तो एल्किल ग्रुप ये है और एक एल्किल ग्रुप ये है, दो है एल्किल ग्रुप, इसलिए इसका प्रत्येक के लिए 5 लेते हैं, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। अब है एक्सोसाइक्लिक, ये देखो साइकिल है और इस साइकिल के बाहर की तरफ डबल बॉन्ड है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लेते हैं +5। सभी को ऐड करेंगे तो लैम्डा मैक्स हमें प्राप्त होगा 242 nm। इस तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, में आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई किया हमने, तो आइडेंटिफाई किया तो हमें क्या मिलता है ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन मिल रहा है, तो इसमें बेस वैल्यू 217 हो गई। एल्किल समूह 1 और 2 है, तो यहाँ पे 10 प्लस हो गया तो हमें 227 nm प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में देखते हैं ये क्या है, ये साइक्लिक डाइन है, तो इसके लिए 217 हो गया। रिंग रेसिड्यू कितना हो गया 1 2 और 4, ठीक है 4, तो 4 पंजू 20, 20 में प्लस करेंगे 237 हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे ये सिस्टम है कौन सा, होमो एनुलर डाइन। होमो एनुलर डाइन के लिए 253 बेस वैल्यू होती है, और यहाँ पे रिंग रेसिड्यू कितना हो गया 1 2 3 हो गए, 5 3 15, 15 लिखें 3 इंटू 5। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये साइकिल इसके ठीक बाहर की तरफ डबल बॉन्ड कौन सा हो गया ये वाला, चलिए +5 और करेंगे तो ये होगा 273 nm। अब यहाँ पे देखिए इसको पहचान करते हैं, ये क्या है हेट्रो एनुलर, के लिए हम बेस वैल्यू 215 है, रिंग रेसिड्यू 1 2 3 है, तो 5 इंटू 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला है, डबल बॉन्ड के लिए +5 करेंगे प्राप्त है। तो तरीके से इसे यहाँ पे देखिए होमो रेट्रो दोनों हो तो हमें होमो एनुलर की बेस वैल्यू में लेनी है। तो यहाँ पे होमो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है 253 लिए हमने। फिर रिंग रेसिड्यू देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड 1 है, कौन से वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कौन सा वाला है ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसके लिए लेंगे अपन +5। और देखिए होमो एनुलर में दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा, सबको अगर ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 343 nm। वही आइडेंटिफाई करेंगे अपन बेस स्ट्रक्चर हेट्रो एनुलर है, उस बेस वैल्यू क्या होगी 215, और रिंग रेसिड्यू निकालेंगे 1 2 3, 3 हो गया तो 5 इंटू 3। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसके लिए 5 प्लस हो जाएगा, सबको टोटल करेंगे तो 235 nm हमें प्राप्त होता है। सिमिलरली इसमें भी वही स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है, एक हेट्रोएनुलर है और होमोएनुलर, दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं, तो लेकिन हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, प्राथमिकता किसके देनी है होमोएनुलर। तो होमोएनुलर की बेस वैल्यू क्या है 253। अब देखते हैं रिंग रेसिड्यू 1 2 3 4, तो 4 है, तो 4 इंटू 5,
दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों के लिए 5 × 2 और प्लस करेंगे एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन है एक, तो उसके लिए 30 करेंगे, टोटल करेंगे 313 nm हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर वही बेस वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी है, ए साइक्लिक डाइन, तो इसके लिए 217 वैल्यू हो गई। यहाँ पे रिंग रेसिड्यू एक, एल्किल समूह दो, दो है तो 5 × 2 और दो यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों के लिए 2 × 5। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है हमने देखा कि बाईसाइक्लिक के हम कितने प्लस करते हैं 15, सबको ऐड करेंगे तो हमें 252 nm लैम्डा मैक्स हमें प्राप्त होती है। अब हम सबसे पहले डाइन के बारे में देखा, डाइन की इस तरीके से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद रखनी है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी जिस स्ट्रक्चर के आधार पर स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमें याद रखनी है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का सिस्टम है। इसमें अगर यहाँ पे आर हो या सी, आर का मतलब कार्बन सिस्टम हो, तो यहाँ पे 215 लेना है, और अगर यहाँ पे एच हो तो उसके लिए हमें 207 वैल्यू याद रखनी है। अगर ओ एच ओ आर हो तो हमें 193 याद रखना है, और अगर 5 मेंबर रिंग में हो सिस्टम तो 202 याद रखना है। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन 5 और 7 मेंबर रिंग एक्सेप्ट साइक्लोपेंट 2 इनोन्स, अगर इसको छोड़ के बाकी 5 मेंबर के लिए +5 हमें रखना है। ए साइक्लिक एल्किलिक ग्रुप और रिंग रेसिड्यू हो तो उसकी पोजीशन के आधार पर प्लस करना है। अगर अल्फा पोजीशन पे हो तो हमें 10 प्लस करना है, बीटा पोजीशन पे हो तो 12 प्लस करना है, गामा या हायर पोजीशन पे हो तो 18 प्लस करना है। होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन हो, अर्थात अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन में होमो एनुलर कोई सिस्टम हो तो हम उसके लिए हमें 39 प्लस करना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वही 5 प्लस करना है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग में हो तो उसके लिए वही 30 हमें प्लस करना। अब इन सारी वैल्यू को ध्यान में रखते हैं एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का सिस्टम हो गया, ये बेस वैल्यू 215 हो गई। अब देखिए ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे कितना है, एक रिंग रेसिड्यू है तो 12 इंटू, और एक ये वाला दो रिंग रेसिड्यू है तो 12 × 2, और ये हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसके लिए +5 हो गया, टोटल करेंगे 214 nm। अभी वही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर याद करेंगे, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अपने पता करेंगे तो ये हमें प्राप्त हुई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, इसकी बेस वैल्यू 215। अल्फा पे क्या है, अल्फा पे यहाँ पे OH है, इसके लिए 35, और बीटा पे देखिए CH3 ग्रुप और एक रिंग रेसिड्यू है तो यहाँ पे बीटा का 12 होता है, 12 × 2, टोटल करेंगे 274 nm। अब ये नया नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे ये इसकी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गई अपने अल्फा बीटा की बेस वैल्यू 215 हो गई। यहाँ पे देखिए अल्फा, अल्फा पे एक रिंग रेसिड्यू है, इसका 10 हो गया, और गामा या उससे ऊपर हुआ तो 18 हो गया, और यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के कारण, तो इसके लिए 30 हो गया। और यहाँ पे एक नया सिस्टम और आया है, ये देखिए होमो एनुलर सिस्टम बन गया, ये होमो एनुलर सिस्टम बन गया तो इसके लिए 35 आ गया, और एक ये हो गया डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला, इसके लिए यहाँ पे हो गया +5, सबको ऐड करेंगे 217 nm हमें प्राप्त होती है। सिमिलरली नया नया एग्जांपल और लेते हैं। ये इसकी बेस स्ट्रक्चर हो गई, इसके लिए हम 215, ये 215 हमने ले ली। अल्फा, अल्फा में वही 10 आ गया, ठीक है, और डेल्टा में एक और दो, दो है तो 2 × 18 हो गया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसके लिए हमने 5 ले लिया, और कॉन्जुगेशन में ये देखिए ये रिंग मिली है हमें, तो ये कॉन्जुगेशन रिंग मिली तो इसके लिए हमने 30 ऐड किया, और एक होमो एनुलर सम है तो इसके लिए 39 हमने लिया, सबको ऐड करा,
335 हमें प्राप्त। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये इसकी बेस स्ट्रक्चर हो गई, इसलिए हमने 215 और अल्फा ये बीटा पे क्या है, एक रिंग रेसिड्यू है तो इसके लिए 12 हो गया, और हायर पे 1 2 और 3 है, हायर पे 3 है तो 3 इंटू 18, फिर दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एक ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, दो हो गए तो 2 इंटू 5, और दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए, एक डबल बॉन्ड और ये दूसरा डबल बॉन्ड, तो प्रत्येक के लिए 30 लेते हैं, 2 इंटू 30, तो हमें टोटल हमें 351 एनएम में लैम्डा मैक्स इसका प्राप्त हो। अब तीन तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, थर्ड टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं एसाइल बेंजीन। एसाइल बेंजीन में आपको CO ग्रुप के साथ में बेंजीनिंग भी हमें अगर जुड़ी हुई दिखे तो उसके लिए हम अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जिसको भी वुडवर्थ-फाइजर रूल ने दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ स्टार की जगह OH और OR हो तो हमें लैम्डा मैक्स याद रखना है 230 nm, और अगर R हो, R का मतलब CH3 C2H5 या कोई रिंग हो तो यहाँ पे कार्बन वाली, तो उसके 246 याद रखना है, और अगर स्टार की जगह केवल H हो तो हमें 250 याद करना। अब यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की पोजीशन के आधार पर कौन सा ग्रुप जुड़ा उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू में याद रखनी है। जैसे यहाँ पे ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा, अगर मान लीजिए ऑर्थो पे लगा हुआ है तो उसकी अलग वैल्यू होगी, मेटा की अलग और पैरा की अलग, वो हमें याद रखनी है। और यह डिपेंड करेगा कौन सा इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है। अगर कोई भी एल्किल समूह लगा हुआ हो किस पे, ऑर्थो और मेटा पे, तो दोनों के लिए अपन +33 करेंगे, और अगर पैरा पे हो तो 10 प्लस करेंगे। इसी तरीके से अगर OH और OR ग्रुप हो, अगर ऑर्थो पे जुड़ा हो तो 7 प्लस करेंगे, मेटा पे जुड़ा हो तो 7 प्लस करेंगे, और पैरा पे जुड़ा हो तो 25 प्लस करेंगे। अगर Cl ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ा हो तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, मेटा पे जुड़ा हो तो भी कोई ऐड नहीं करेंगे, और पैरा पे जुड़ा हुआ हो तो उसमें 10 ऐड करेंगे। Br हो, अगर ऑर्थो पे जुड़ा हो तो +2, पैरा पे जुड़ा मेटा पे जुड़ा हो तो भी +2, और पैरा पे जुड़ा हुआ हो तो 15 प्लस करेंगे। अगर NH2 ग्रुप हो, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ हो तो 13 प्लस करना है, मेटा पे जुड़ा हो तो 13 प्लस करना है, और पैरा पे जुड़ा हो तो 58 प्लस करना है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग है और ये पूरा हमारा बेस स्ट्रक्चर हुआ। इस बेस स्ट्रक्चर का में यहाँ पे क्या है, CH3, तो इसलिए यहाँ पे बेस वैल्यू हो गई अपनी 246 nm। अब यहाँ पे देखिए ऑर्थो पे Br है, ऑर्थो पे क्या है, Br है, तो ऑर्थो पे देखिए, ऑर्थो पे Br का हमने +2 प्लस करना है, तो हमने ऑर्थो पे Br का +2 प्लस कर दिया। अगर पैरा पे Cl है, यहाँ पे पैरा पे क्या है, Cl है, पैरा पे Cl है तो क्या प्लस करना है, पैरा पे Cl है तो 10 प्लस करना है, तो हमने 10 प्लस किया और सबको ऐड किया हमने, तो 258 एनएम हम इसकी लैम्डा मैक्स प्राप्त होती। तो इस तरीके से हमने तीन तरह के कंपाउंड की लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या क्या है वो हमने देखी और विद एग्जांपल उसको समझा। सबसे पहले हमने देखा डाइन सिस्टम, डाइन सिस्टम में एसाइक्लिक है कि साइक्लिक है ये देखा, देन उसके बाद में होमो एनुलर है कि हेटेरो एनुलर है वो देखा, और बाकी उसकी रिंग रेसिड्यू जो भी है वैल्यू उस स्टैंडर्ड वो हमने याद रखी और उसके एग्जांपल से समझा। इसके बाद में हमने देखा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमने याद रखी, तो 15 जैसे है, और दूसरे के लिए अलग अलग है, और अल्फा बीटा गामा की पोजीशन के आधार पर उसका वैल्यू पुटअप की। थर्ड हमने एसाइल बेंजीन के में देखा और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, प्लस ऑर्थो पैरा मेटा पे लगे हुए ग्रुप की प्रकृति के आधार पर जो वैल्यूज है लैम्डा की वो प्लस करते हुए अमाउंट कैलकुलेट किया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।